आंचल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू यहाँ पर कैसे रह सकती है? तूने मुझसे वादा किया था कि तू ठीक होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। फिर अब तू ये क्या बकवास कर रही है? हाँ दीदी, मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है और अब मैं दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगी? आखिर क्या बात है? आंचल झिलमिल को कोई जवाब नहीं देती और वह ऐसे ही वहां से चली जाती है। और झिलमिल का गुस्सा अब सातवें आसमान पर चला जाता है। यह आंचल जानबूझकर यहाँ पर रह रही है ताकि ये मेरा सब कुछ छीन सके। मेरा पति, मेरे सास ससुर, सब कुछ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये यहाँ पर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। आंचल के बदले हुए फैसले को देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक्चुअली वो एक पुणे की कंपनी है जहां पर मैं ज्वाइनिंग करने वाली थी, लेकिन रिसेंटली उस कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो अब मैं वहां पर नहीं जा सकती। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बट आई जस्ट होप कि वो कंपनी ओनर सारे लॉसेस को रिकवर कर ले। हाँ मालविका आंटी, और आपको पता है, मेरी एचआर ने मुझसे कहा है कि वो मुझे इसी शहर में नौकरी देने वाली है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद में। और तब तक मैं पूरी तरह रिकवर भी हो जाऊंगी, इसीलिए अब मैं यहीं पर रहूंगी। बहुत खूब बेटा, तुमने एकदम बढ़िया फैसला लिया है। हाँ चल, और अब इसी के चलते जब तुम हम सबके साथ रहोगी तो हमें भी तुम्हारी उतनी चिंता नहीं होगी। हाँ जीजू। इन्हें तो बस अपनी साली की ही चिंता लगी रहती है, बीवी तो दूर ही रही। घर में सबको यही लगता है कि आंचल सच में किसी जॉब के बारे में बात कर रही है, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर अगले दिन, झिलमिल, आज तुमने मेरा टिफिन क्यों नहीं बनाया? माँ ने कहा कि घनश्याम छुट्टी पर गया है, इसीलिए आज मेरा टिफिन तुम बनाओगी। नहीं विवेक जी, मैं आपका टिफिन नहीं बनाने वाली। अरे जब आपको मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है और मुझसे कोई प्यार भी नहीं है, तो मेरे हाथ का खाना भी क्यों खाना है? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। अरे समझ भी कैसे आएगा आपको? आज तो आप बहुत खुश होंगे ना, आपकी साली जो रुकने वाली है यहाँ पर। देखो झिलमिल, वो सिर्फ मेरी साली है और कुछ नहीं, इसीलिए अपने मन में ये घटिया ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दो। अच्छा जी। अरे अगर वो आपकी साली है तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। बीवी के प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी है, कोई फर्ज बनता है, तो फिर वो आप कैसे बोल सकते हो? देखो झिलमिल, बार बार मुझे इस बात पर ताना मत दिया करो, क्योंकि मेरे साथ भी धोखा ही हुआ है। जब मैंने तुमसे प्यार किया था तब मैं इस बात से बेखबर था कि तुम एक काली लड़की हो, और अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता। खैर, तुम्हें तो बस अपना ही दुख दिखता है, दूसरों के बारे में कभी सोचा है क्या? इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। आपके लिए मैंने सब कुछ किया, इतने एफर्ट्स लिए, इतना इंतजार किया, और इतना सब सहने के बाद भी मुझे इस रिश्ते में अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा, और अब मैं थक गई हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। विवेक जी के पीछे भागते भागते अब मेरा दिल थक चुका है। इन्हीं ख्यालों में झिलमिल की तबीयत अब खराब हो जाती है। अरे झिलमिल बहू, तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाऊं क्या? माँ जी, आपको बनाना होता तो आप पहले ही बनाकर लाती। आंचल के लिए तो आपने बिना पूछे ही सूप बनाया था, फिर मेरे लिए क्यों पूछ रही हो आप? अरे झिलमिल बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी, मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ। सब समझता है मुझे कि मेरे काले होने की वजह से सब मुझसे कैसे बर्ताव करते हैं। मालविका झिलमिल को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन झिलमिल मालविका से बात ही नहीं करती।
क्योंकि वो हर बार गुजरते दिन के साथ साथ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वही दूसरी तरफ मालविका कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन सच तो यही है कि झिलमिल और विवेक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ तेजेंद्र, झिलमिल को आंचल का यहाँ पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो ऐसा लग रहा है कि विवेक और आंचल के बीच में प्यार पनप रहा है, लेकिन वो ये बात समझ ही नहीं रही कि वो दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हाँ मालविका, विवेक ने हमारी खुशी के लिए शादी को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो झिलमिल को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इस शादी में वो दोनों भी खुश नहीं है। हाँ तेजेंद्र, लेकिन मुझसे तो मेरे बेटे और बहू का ये चेहरा देखा नहीं जा रहा। अब झिलमिल और विवेक के रिश्ते को लेकर तेजेंद्र और मालविका भी काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर एक रोज, आंचल, कब बताएगी तुम्हारी वो एचआर नई जॉब के बारे में? अरे क्यों नहीं जा रही तू मेरी जिंदगी से? क्यों यहाँ पर कुंडली मार के बैठी है? आखिर मेरा खून इतना क्यों जला रही है तू? अरे दीदी, अब मैं भी क्या करूं? जैसे आप अपने बारे में सोच रही हो, वैसे ही मुझे भी मेरे बारे में सोचना होगा ना। और मैंने सोच लिया है कि मैं तो अब इसी शहर में जॉब करूंगी और इसी घर में आपके साथ भी रहूंगी। ठीक है, अगर तुझे यहाँ से नहीं जाना है तो मत जा, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। वैसे भी कुछ दिनों पहले मैंने एक जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था और अब मुझे वहां से बुलावा आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। क्या? ये सुनकर आंचल बहुत हैरान रह जाती है और झिलमिल ये खबर तेजेंद्र, मालविका और विवेक को भी बता देती है। झिलमिल बहू, ऐसा मत करो, ये तुम्हारा घर है, हम सबको छोड़कर मत जाओ। हाँ झिलमिल बिटिया, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, तो उसके होते हुए तुम्हें अलग रहकर जॉब क्यों करना है? तुम तो इस घर की बहू हो बेटा। ऐसे रिश्ते में रहकर क्या फायदा माँ जी, और ऐसे ससुराल का भी क्या फायदा जब आपके इस घर में कोई इज्जत ना हो। अरे आपके बेटे को तो मुझसे प्यार भी नहीं रहा, उनका मन तो कहीं और ही लग चुका है, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रहूं? मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। एक बहन ही थी, लेकिन उसने भी मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। यहाँ पर जीते जी नाखुश रहने से अच्छा तो यही होगा ना कि मैं अलग रहकर अपनी लाइफ अपने सिरे से शुरू करूं, जहाँ पर मैं खुश रहूं। लेकिन बिटिया। नहीं पापा जी, प्लीज मुझे मत रोकिए। मैं यहाँ रहकर अब किसी को परेशान नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। 10 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी दूसरे शहर में और यहाँ पर वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर झिलमिल वहां से चली जाती है। देखा विवेक बेटा, तेरे कारण वो जा रही है यहाँ से। देख बेटा, चीजें अभी भी बदल सकती है। अपनी बीवी को रोक ले, एक बार फिर से सोच ले। ये वही झिलमिल है जिसकी बातों से, जिसकी मौजूदगी से और जिसके मन से तूने इतना प्यार किया था। नहीं माँ, अगर उसे जाना है तो जाने दीजिए और मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मालविका, तेजेंद्र और आंचल अब तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। झिलमिल, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए या फिर कुछ मंगवाना हो तो फिर तुम मुझे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नहीं विवेक जी, मुझे किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। और आपको क्या है, मैं जाऊं या रहूं, किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो झिलमिल, ये तुम्हारी लाइफ है और मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करता हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जाने के लिए आजाद हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वाह, आंचल को तो जाने से रोक सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। साली पर तो पूरा हक जमाते हो, लेकिन आपका बीवी पर कोई हक नहीं है। वाह विवेक जी, कितने बड़े फरेबी हो आप। जाने दीजिए, आपसे तो मैं और क्या ही शिकायत करूं। झिलमिल की ये बात सुनकर विवेक कुछ भी नहीं बोल पाता और वो भी गहरी सोच में पड़ जाता है। वही आंचल ये सोच रही होती है कि वो झिलमिल को जाने से कैसे रोक ले। नहीं,
कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा मुझे। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। इससे पहले कि दीदी यहाँ से निकल जाए, मुझे उन्हें हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ उनके लिए ही रुकी हूँ। कुछ भी करके मुझे उन्हें और जीजू को एक करना ही होगा। दिन गुजरते जाते हैं और झिलमिल के जाने का समय नजदीक आता है। ये तुम क्या कर रही हो झिलमिल? इतनी जल्दी सारा सामान पैक क्यों कर रही हो? मेरा मतलब, अभी तो तुम्हारे जाने में पूरे 6 दिन बाकी है। हाँ विवेक जी, लेकिन मैं लास्ट मिनट पर कोई काम नहीं करना चाहती, इसीलिए धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी पैकिंग करूंगी। पूरी जिंदगी यहाँ पर बसाने आई थी मैं, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ से जाना होगा मुझे। इतना कहते हुए झिलमिल अपनी पैकिंग जारी रखती है और विवेक इस बार भी चुप रह जाता है। फिर अगले दिन अचानक से विवेक को आंचल का कॉल आता है। हाँ बोलो आंचल, क्या हुआ? जीजू, कहाँ हो आप? जल्दी से आओ, झिलमिल दीदी जा रही है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो आंचल? लेकिन झिलमिल को जाने में अभी 5 दिन बाकी है ना, तो फिर वो इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? पता नहीं जीजू, लेकिन वो जा रही है। ठीक है आंचल, तुम उसे रोक के रखो, तब तक मैं जल्दी आता हूँ वहां पर। विवेक अब बहुत घबरा जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो वो अपनी कोई कीमती चीज हमेशा हमेशा के लिए खोने जा रहा है। फिर वो फौरन घर पहुंचता है। तभी वहां पर उसे झिलमिल बैठी हुई दिखाई देती है। ये सब क्या है झिलमिल? तुम तो 5 दिन बाद जाने वाली थी ना, तो फिर अभी इतनी जल्दी क्यों जा रही हो तुम? और कल तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम तो आज निकलने के लिए ही पैकिंग कर रही थी। रुक जाओ ना झिलमिल, प्लीज मत जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं विवेक जी? मैं कहीं भी नहीं जा रही। मैं 5 दिन बाद ही जाने वाली हूँ। और आपको आखिर किसने बताया कि मैं अभी जा रही हूँ? वो मुझे आंचल का फोन आया था, उसी ने कहा मुझे। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा आपको? और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है कि मैं आज जाऊं या फिर 5 दिन बाद? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? क्योंकि जीजू आपसे प्यार करते हैं दीदी। क्या? हाँ दीदी, मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा है जीजू को। वो खुद से ही बातें करते हैं और वो अपने आप से कह रहे थे कि उनकी फीलिंग्स मरी नहीं है, लेकिन वो तो बस दुखी है। और मुझे कोई जॉब वगैरह भी नहीं मिली थी और ना ही कोई मिलने वाली है। मैं तो बस यहाँ पर आप दोनों को एक करने के लिए रुकी हूँ और आज वो मैं करके ही रहूंगी। क्या? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? हाँ जीजू, और देखिए तो दीदी जाने वाली है, ये खबर सुनकर आपकी सांसें कितनी तेज हो गई। आप कितने घबरा गए थे और ये बात आपके चेहरे से साफ साफ पता चल रही है कि आप दीदी को खोने से कितना डर रहे हो। और जीजू, आपके अंधे होने के बावजूद भी दीदी ने आपसे टूटकर प्यार किया, लेकिन आपने क्या किया? जैसे आपकी आंखों की रोशनी लौट आई, आपने उनके रंग का तिरस्कार किया, उनके प्यार का मजाक बना दिया। और ये आपने सही नहीं किया जीजू। और अब तक तो आप भी जान गए होंगे कि दीदी एक बहुत ही अच्छी इंसान है और ऐसी लड़की आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ चल, अब मैं समझ गया हूँ और आज मुझे एहसास हो चुका है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो इतनी अच्छी लड़की को खोने जा रहा था। मुझे माफ कर दो झिलमिल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन मैं रूठ गया था, गुस्सा हो गया था। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से प्यार था और हमेशा रहेगा। प्लीज झिलमिल, बस एक आखिरी मौका दे दो मुझे सब ठीक करने का। एंड आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं विवेक जी, और मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है झिलमिल, क्योंकि तुम्हारे साथ इतने दिन रहकर मैं जान गया हूँ कि असल में बाहरी सुंदरता कुछ काम की नहीं होती। इंसान अपने मन और स्वभाव से जाना जाता है, ना कि अपने रंग रूप से। हाँ विवेक जी, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है
कि देर से ही सही, लेकिन सही समय पर आपको आपकी सारी गलती समझ आई। और आंचल, थैंक यू सो मच। आज अगर तू ये सब नहीं करती तो शायद विवेक जी के मन में दबी हुई फीलिंग्स कभी बाहर नहीं आती। और मुझे माफ कर दे, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है। तेरी और विवेक जी की दोस्ती को गलत समझ बैठी। कोई बात नहीं दीदी, इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लगा होगा। और अब ये रोना धोना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। निर्मला की बेटी अंजू बहुत ही आलसी और कामचोर होती है और सबसे ज्यादा आलस उसे नहाने का आता है। एक सुबह, अरे यार, ब्रश करने के लिए भी मुझे जान पर आ रहा है। मैं तो आज भी नहीं नहाने वाली, जाने दो। अरे नालायक निर्लज्ज लड़की, थोड़ी सी तो लाज शर्म है कि नहीं तुझ में? हर रोज यही कहती है कि मैं आज तो बिल्कुल नहीं नहाऊंगी। अरे ठंड में तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इस भयंकर गर्मी में बिना नहाए तो कैसे रह सकती है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। यार मम्मी, मुझे नहाना किसी मेहनत वाले काम से कम नहीं लगता, इसीलिए वो करने में मुझे बहुत आलस आता है। अरे सुबह सुबह नहाने के लिए ताकत किस में रहती है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं नहाना और मैं वापस सो रही हूँ। एक लाफा लगाऊंगी ना तो सारा आलस एक झटके में ही चला जाएगा। अभी 2 हफ्तों में तेरी शादी होने वाली है, तब तू क्या करेगी? वहां ससुराल में भी बिना नहाए ही रहेगी क्या? अरे नहीं मम्मी, मैं ससुराल में रोज नहाऊंगी और मैं अच्छे से जानती हूँ जो सुख और आजादी मायके में होती है वो ससुराल में नहीं मिलती। इसीलिए आप टेंशन मत लो, मैं ससुराल में नहा लूंगी। लेकिन अब प्लीज मम्मी, लाइफ के ये 2 हफ्ते मुझे अच्छे से आराम करने दो। अरे निर्लज्ज लड़की, अभी तक तो तू बस आराम ही करती आ रही है, और कितना आराम करेगी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। राम ही जाने क्या होगा इस बेवकूफ का। फिर 2 हफ्ते बाद अंजू की शादी साहिल नाम के एक लड़के से होती है। लेकिन शादी के बाद भी अंजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। निर्मला को लगता है कि अंजू अपने ससुराल जाकर सुधर चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंजू ससुराल में भी बगैर नहाए ही रहती है। चलो फटाफट टाल्कम पाउडर और परफ्यूम लगा देती हूँ, ताकि मेरे ससुराल वालों को शक ना हो कि मैं नहाई नहीं हूँ। अंजू, गुड मॉर्निंग अंजू। अरे बाप रे, कहीं मेरे ये पगलेट पति ने मेरी बात तो नहीं सुन ली ना? अरे क्या हुआ अंजू? अचानक से मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अब कुछ भी तो नहीं। अब मैं थोड़ी ना कोई पागल इंसान हूँ जो हर वक्त बस हंसती ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो माँ और प्रिया बाहर तुम्हारा नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, जल्दी चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। एक दिन जब अंजू मोहल्ले में पानी भरने जाती है, तभी एक काम करती हूँ, आज एक बाल्टी कम पानी भरती हूँ। माजी और प्रिया वैसे भी अब मंदिर गए हैं और उनके सामने मुझे अपने नहाने की पानी की बाल्टी तो भरनी ही पड़ती है। लेकिन जब वो अब घर में है ही नहीं, तो मैं पानी ही नहीं भरूंगी और उन्हें क्या ही पता चलेगा कि मैं नहाई हूँ कि नहीं, और कौन इस तपती धूप में इतनी लाइन में खड़ा रहेगा। फिर अंजू एक बाल्टी पानी कम भरती है। फिर एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही होती है, तभी ना नहाने के कारण उसका गंदा पसीना टपकने लगता है और ये उसकी ननद प्रिया देख लेती है। हे भगवान, भाभी, ये आप किस तरीके का खाना बना रही हो? आपको दिख नहीं रहा क्या कि आपका गंदा पसीना सारा खाने में जा रहा है? शी! और नहीं तो क्या। पर बहू, तेरा पसीना इतना गंदा और मैला कैसे है? मानो तुम मिट्टी में खेल के आई है। हाँ, मैं जानती हूँ कि गर्मी है, लेकिन हमारा पसीना तो इतना गंदा कभी नहीं आता। ओफो माँ जी,
आप भी ना, बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे थोड़ी देर पहले मैं छत की सफाई करने गई थी, इसीलिए धूल मिट्टी के कारण आपको ऐसा लग रहा है। माफ करना माँ जी, मुझे पहले हाथ पांव धो लेने चाहिए थे। अरे बेवकूफ लड़की, तो फिर इस बात का तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। ये सारी बातें भी तुझे बतानी पड़ती है क्या? नालायक कहीं की। अब ये दाल फेंक दे और जाकर पहले मुंह हाथ धो ले और उसके बाद वापस सारा खाना बना। क्या? वापस? हाँ, अब क्या हम तेरे घटिया पसीने से भरी हुई दाल खाए क्या? चल अब जल्दी से काम निपटा, बहुत भूख लगी है मुझे। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अरे यार, इस बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। फिर अंजू मुंह हाथ धोकर फिर से नई दाल बनाती है और अब गर्मी में न नहाने के कारण अंजू के बदन से बहुत गंदी बदबू आती रहती है। रात होने पर छी 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 छी, अरे अंजू, ये हमारे कमरे में चूहे मरने जैसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या पता साहिल, मुझे भी बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है इसे मेरे बदन की ही बदबू आ रही है। मुझे जल्दी जाकर परफ्यूम लगाना होगा, वरना अगर इसे पता चल गया कि यह जानलेवा बदबू मेरे बदन से आ रही है, तब तो मेरी बैंड बज जाएगी। फिर अंजू फटाफट वॉशरूम में जाकर ढेर सारा परफ्यूम छिड़कती है और उसके बाद ही वो बाहर आती है, जिसके बाद उसके बदन की बदबू चली जाती है। फिर एक रोज अंजू सज संवर कर बाहर शॉपिंग करने जा रही होती है। तभी, बताओ प्रिया, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही सुंदर भाभी, और ये ड्रेस भी आप पर बहुत जच रहा है। थैंक यू प्रिया। अरे ओ अंजू बहू, ये तेरे बाल इतने चिपचिपे क्यों लग रहे हैं? दिख तो तू बहुत सुंदर रही है, लेकिन अपने बालों का ये क्या हाल किया है तूने? हाँ भाभी, पिछले कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ, आपके बाल काफी चिपचिपे से रहते हैं। और मैं जानती हूँ कि गर्मी के कारण बाल चिपचिपे होते हैं, लेकिन हमारे बाल तो इतने चिपचिपे कभी नहीं हुए। तो तेरे ही बाल इतने खराब क्यों लग रहे हैं? अरे माँ जी, मैंने वो सीरम लगाया था ना, इसीलिए ऐसे लग रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ प्रिया। अरे लेकिन ये सीरम बेरम लगाने की क्या जरूरत है? अच्छे से खाना खाओ और पियो, फिर सब एकदम मस्त रहेगा। ये आजकल का जमाना भी एकदम पागल है। हमारे जमाने की तो बात ही कुछ और थी। माँ दादी और नानियों की चंपी से ही आज तक मेरे बाल इतने घने और काले हैं। हाँ माँ जी, आपकी बात भी सही है। इस तरह से सीरम का बहाना देकर अंजू इस बार रमा और प्रिया का शक दूर कर देती है और रोज ना नहाने के कारण से वो रोजाना 1 बाल्टी कम ही पानी भरती है और सबको यही लगता है कि अंजू रोज नहाती है। एक दिन जब प्रिया का शैम्पू खत्म हो जाता है, तभी, अरे यार, इस शैम्पू को भी अभी खत्म होना था क्या? और मुझे बाहर जाकर नया शैम्पू लाने में बड़ा आलस आ रहा है। एक काम करती हूँ, अभी के लिए अंजू भाभी का शैम्पू यूज कर लेती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। फिर प्रिया अंजू के बाथरूम में जाती है और तभी वहां का नया शैम्पू और नया साबुन देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये शैम्पू की बोतल तो पूरी की पूरी भरी हुई है और ये साबुन की टिक्की भी एकदम नई की नई है। भाभी को यहाँ पर आए पूरा 1 महीना हो गया है और इन्होंने अभी तक इसे इस्तेमाल कैसे नहीं किया? तभी वहां पर अंजू आती है। अरे प्रिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे भाभी, वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया था ना, इसीलिए मैं आपके बाथरूम में चली आई। लेकिन यहाँ पर आकर तो मैंने ये देखा कि आपका शैम्पू और साबुन दोनों भी नया है। आपने इसे अभी तक इस्तेमाल कैसे नहीं किया? अरे वो ना, हाँ, वो मैं अपने मायके से पुराना शैम्पू और साबुन लेकर आई थी ना, इसीलिए। अब इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं थोड़ी ना वहां पर उसे छोड़कर आती। वहां पर तो उसे कोई भी यूज नहीं करता
और ये खत्म होने के बाद ही मैं इन्हें इस्तेमाल करने वाली थी, इसीलिए ये अभी तक नए के नए ही है। और शैम्पू और साबुन दोनों आज ही खत्म हुए हैं और कल से मैं इन दोनों को यूज करूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी। और तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है तो कर लो प्रिया, लेकिन वापस लाकर यहीं पर रख देना, नहीं तो कल सुबह नहाते समय मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। फिर प्रिया वो शैम्पू लेकर चली जाती है। फिर एक दिन जब रमा को उसकी पड़ोसन सरिता मिलती है, तभी, अरे रमा बहन, बड़े दिनों बाद मिली हो। वैसे तुम्हारी बहू तो पहले पहले 3 बाल्टी पानी लेकर जाया करती थी, लेकिन अभी तो वो 2 ही बाल्टी लेकर जाती है, और सिर्फ 2 बाल्टियों में ही वो कैसे नहा लेती है क्या पता। अरे नहीं नहीं सरिता बहन, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। अंजू बहू तो रोज 3 बाल्टी ही पानी भरकर लाती है। 1 बाल्टी पानी वो नहाने के लिए इस्तेमाल करती है। नहीं रमा बहन, मैं अंधी थोड़ी ना हूँ, मैं तो रोज देखती हूँ वो केवल 2 ही बाल्टियां लेकर जाती है। ये जानकर रमा हैरत में पड़ जाती है। फिर अगले दिन वो और प्रिया देखती है कि अंजू वाकई में 1 बाल्टी पानी कम भरती है और वो बिना नहाए ही तैयार हो रही है। वो दोनों लगातार 2 दिनों तक अंजू पर निगरानी रखती है और दोनों दिनों में अंजू बिना नहाए ही तैयार होती है। और ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो नहाती ही नहीं है। शायद इसीलिए भाभी का शैम्पू और साबुन नया का नया ही था। हाँ, और इसीलिए इस पनौती चुड़ैल के बदन से गंदी बदबू और गंदा पसीना टपकता रहता है, और साथ ही इसके बाल भी कितने खराब हो चुके हैं। फिर वो दोनों अंजू के पास चली जाती है। अरे बेशरम लड़की, तुझे शर्म नहीं आती क्या? इस घर की लक्ष्मी होकर भी तू बिना नहाए कैसे रह सकती है? अरे नहीं माँ जी, मैं तो रोज नहाती हूँ। चुप कीजिए भाभी, हमें सब पता चल चुका है। हाँ बहू, अब ये नाटक करना बंद कर दे। अरे नहीं माँ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मुझे यहाँ इस शहर का पानी ही सूट नहीं करता। मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया है, लेकिन मुझे तो रैशेस होने लगे थे, और इतनी गर्मी में रैशेस कौन सहन करेगा माँ जी? इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया, वरना ना नहाकर मुझे क्या मिलने वाला था? माफ कीजिए माँ जी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। कुछ भी भाभी, पानी सूट नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बस आप बहाना दे रही हो। रुकिए, अभी मैं आपकी मम्मी को कॉल करती हूँ। फिर वो दोनों निर्मला को फोन करती है, और ये सब सुनने के बाद निर्मला भी उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बैल बुद्धि लड़की, तुझे मैंने 1000 बार समझाया था कि ससुराल में जाकर अपनी ये बुरी आदत छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। मायके में भी तुझे नहाने का आलस आता था, और अब ससुराल में भी तू वही कर रही है। अरे मुझे लगा कि तू वहां पर जाकर तो सुधर चुकी होगी, लेकिन तू तो वहां पर कुछ और ही गुल खिला रही है। लेकिन निर्मला जी, अब बस बहुत हुआ। अरे हम ऐसी लड़की को हमारे घर की बहू बनाए नहीं रखेंगे जो कभी नहाती ही ना हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, और ना नहाने से घर में पनौती आती है। इसीलिए इसे हम आज ही निकाल रहे हैं, और मेरे बेटे के लिए हम कोई और बहू देख लेंगे। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसी भाभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। छे, कितनी गंदी रहती है ये। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं कल से रोज नहाया करूंगी, वो भी बिना भूले। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ से मत निकालिए प्लीज माँ जी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं रोज नहाया करूंगी। फिर रमा अंजू को माफ करके अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देती है, जिसके बाद अंजू रोजाना नहाना शुरू करती है और किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। रुचिता अपनी सास नीलिमा, ससुर बलजीत
और पति रोहन के साथ रहती है। ठंड के दिनों में रुचिता को शराब पीने का काफी शौक होता है। एक रात वो अपने पति के साथ बैठकर शराब पी रही होती है। आहा, ये शराब नहीं बल्कि ये तो मेरी जान है। आई लव यू मेरी जान, एंड थैंक यू सो मच मुझे इस मरने वाली ठंड में जिंदा रखने के लिए। चलो ना बेबी, बहुत शराब पी ली हम दोनों ने, अब थोड़ा रोमांस भी कर ले। शराब पीकर तो हम दोनों भी गर्म हो गए, अब क्यों ना बिस्तर भी गर्म कर दे। क्यों जाने मन, क्या कहती हो? नहीं नहीं, मुझे ठंड में गर्म होने के लिए तुम जैसे नल्ले पति की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, तुम अकेले ही बेड पर रोमांस करते बैठो, मैं तो शराब के साथ रोमांस करूंगी। क्यों मेरी जान? दिस इज नॉट फेयर रुचिता, प्लीज मान जाओ ना। अबे चाहता है या लात मार कर भगाओ? आया बड़ा। अब रुचिता बढ़ती ठंड के साथ साथ रोजाना तरह तरह के ब्रांडेड शराब पीने लगती है और रोहन के पैसे उसी में वेस्ट करने लगती है। क्या आज फिर से शराब? रुचिता, तुम तो शराब को ऐसे पी रही हो जैसे कि ये पानी ही हो। ऐसे शराब रोज रोज मत पिया करो, ये जानलेवा है बेबी। हाँ तो ये तुम्हारे लिए जानलेवा है, लेकिन मेरे लिए दिल की धड़कन है, मेरे जीने का सहारा है। इस जालिम दुनिया में एक शराब ही तो है जो मेरा साथ देती है। अरे लेकिन जिस हिसाब से तुम शराब पी रही हो उस हिसाब से तो मैं जल्द ही रास्ते पर कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ दिखूंगा। नो माय डियर पतिदेव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अब तुम मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ। अगर तुम्हें मुझे इस ठंड के मौसम में शराब पीने में कंपनी देनी है तो आ जाओ। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी तरह बेवड़ा नहीं बनना चाहता। अब बेनल्ले, बेवड़ा किसको बोला तूने? चल फुट यहाँ से, मैं तेरी तरह नल्ली नहीं हूँ, समझा तू? आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, गेट आउट। फिर एक दिन जब रुचिता के सास ससुर गांव गए होते हैं, तभी रुचिता ऑनलाइन सेल का लाभ उठाते हुए ढेर सारी शराब की बोतलें मंगवाती है। मैम, ये रहा आपका बिल। थैंक यू। चलो अच्छा हुआ कि घर में माँ जी और पापा जी नहीं है, और इसी बीच में मेरी सारी शराब की बोतलें भी आ गई। अब मेरा इस ठंड में शराब पीने का बंदोबस्त तो हो गया। लेकिन तभी वहां पर नीलिमा और बलजीत आ जाते हैं और रुचिता की सारी बातें सुन लेते हैं। ओ तेरी शिट! क्या कहा बहू तूने? ये सारी बोतलें तूने अपने लिए मंगवाई है? अरे बेशरम बेहया औरत, तू इतना कैसे गिर सकती है? भूल मत, तू इस घर की बहू है और तू ये सब कर रही है। वो माँ जी, मुझे डॉक्टर ने ही कहा है कि ठंड में शराब पिया करो, तुम्हारी सेहत सही रहेगी, वरना मुझे तो ठंड में जल्दी सर्दी बुखार हो जाता है। चुप कर, एक लात मारूंगी ना, सारा सर्दी बुखार उतर जाएगा। अरे कौन है वो गोचू डॉक्टर? उसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे टोपी मत पहना, मैं दुनिया को टोपी पहनाती हूँ। ए डिलीवरी वाले लड़के, हमको नहीं चाहिए ये सब, इसे लेकर जाओ। नो मैम, ये सेल में ऑर्डर किया गया है और इसकी पेमेंट भी हो चुकी है, इसे हम वापस नहीं ले जा सकते। क्या? फिर वो डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। रहने दो ना माँ जी, मैं अकेले ही तो पीती हूँ ना, थोड़ी ना गली मोहल्ले या आंगन के बरामदे में जाकर पीती हूँ। आपको चाहिए तो आप भी मुझे कंपनी दे सकती हो, दोनों सास बहू मिलकर महफिल जमाएंगे। अरे नालायक लड़की, बंद कर अपनी ये घटिया बकवास। अपनी सास के सामने ये सब बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगी और इस शराब को जाकर फेंक कर आ। चल जल्दी से फेंक कर आ, और अगर मुझे इस घर में फिर कभी शराब दिख गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे बदन का कोना कोना लाल पीला और नीला कर दूंगी मैं। अरे नीलिमा, क्यों इतना बौखला रही हो? और इसे फेंकने की क्या जरूरत है?
इसे मैं अपने पास रखता हूँ। क्या? अरे हिटलर की बहन, अपने पास रखता हूँ मतलब मैं इसे अपने दोस्त को दे दूंगा जो शराब पीते हैं। अब इसे वेस्ट क्यों करना, इसमें पैसे भी तो लगे हैं ना। ठीक है। इस तरह सारी शराब की बोतल बलजीत रख लेता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी रुचिता अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो रात को अपनी सास के सोने के बाद में चुपके से शराब पीने लगती है और रोजाना ऑफिस जाने से पहले रोहन रुचिता का हैंगओवर उतारने के लिए उसे नींबू पानी पिलाया करता है। लेकिन एक सुबह वो उसे नींबू पानी देना भूल ही जाता है और वो ऑफिस चला जाता है। ओ तेरी, आज तो मैंने रुचिता को नींबू पानी ही नहीं पिलाया। अब क्या करूं? ना जाने उसने वहां पर क्या तमाशा किया होगा। उसका तो हैंगओवर भी अभी तक उतरा नहीं होगा। वही दूसरी तरफ घर पे, अरे रुचिता बहू, आज तुझसे इतनी बदबू क्यों आ रही है? और ये क्या, तेरी आंखें भी एकदम सूजी सूजी सी लग रही है। तू रात भर जाग रही थी क्या? यस माँ जी, वो मैं रात भर काम ही कर रही थी ना, इसीलिए। काम कर रही थी? कौन सा काम कर रही थी बहू? तू तो जॉब पर भी नहीं जाती। क्या माँ जी, आपको पता नहीं है क्या? मैं एक सीक्रेट डिटेक्टिव हूँ और मैं नई केस पर स्टडी कर रही हूँ। किसको बताना मत ये बात, ठीक है? क्या? अरे ये तो सब क्या बके जा रही है? तू एक सीक्रेट डिटेक्टिव? क्या है ये सारा चक्कर? नहीं माँ जी, मैं आपको और ज्यादा डिटेल नहीं दे सकती। मैं एक हाई प्रोफाइल की डिटेक्टिव हूँ, आपको वो सब समझ में नहीं आएगा। जाने दो, आने दे चीकू को, उसी से पूछती हूँ मैं। चीकू से पूछो या पपीता से, मुझे क्या। लगता है इसके तो दिमाग पर असर हो चुका है। फिर शाम में जब रोहन ऑफिस से घर आता है तभी नीलिमा उसे रुचिता के डिटेक्टिव होने के बारे में पूछती है और तब रोहन की बोलती बंद हो जाती है। अरे माँ, वो ना। अरे घन चक्कर लड़के, वो क्या कर रहा है? जल्दी बोल। अरे माँ, शायद वो रुचिता को दौरे पड़ रहे हैं आजकल। वो नींद में भी यही सब बड़बड़ाती रहती है। 3 दिन से कोई डिटेक्टिव की सीरीज देख रही थी टीवी पर, शायद उसी का असर है ये सब। अच्छा, तो ये माजरा है। थैंक गॉड, आज तो ये रुचिता मुझे मरवा ही देती। फिर एक रात रुचिता चुपके से छत पर बैठकर शराब पी रही होती है और तभी वहां पर उसका ससुर बलजीत आ जाता है। रुचिता बहू, तुम यहाँ पर? और ये क्या, तुम फिर से शराब पी रही हो? तुम्हारी सास को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेगी, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? पापा जी, आप प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना, प्लीज पापा जी। ठीक है बहू, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त पापा जी? अगर तू चाहती है कि मैं तेरी सास को ये सब ना बताऊं, तो आज से तुझे मुझे भी शराब पिलानी होगी और हम दोनों छुप छुप कर साथ में शराब पिया करेंगे। वाह पापा जी, दैट्स ग्रेट आइडिया। फिर बलजीत और रुचिता मिलकर साथ में शराब पीने लगते हैं। मुझे लगा नहीं था पापा जी कि आप भी इतने बदमाश निकलोगे। वैसे बहू, वो तुमने ऑनलाइन सेल में जो शराब की बोतलें मंगवाई थी ना, वो मैंने अपने दोस्तों को दी ही नहीं, बल्कि वो तो मेरे पास ही है और मैंने उसमें से थोड़ी सी शराब भी पी ली चुपके से। हम उसमें से बची हुई शराब पी सकते हैं। अरे वाह पापा जी, ठीक है, लाओ जल्दी। तभी वहां पर रोहन आ जाता है। रोहन, तुम? ओए चीकू, चल आजा, तू भी हमें कंपनी दे दे। लेकिन पापा, वो माँ। अरे छोड़ ना, उस बुढ़िया से क्या डरता है? आजा, आज अपने बाप के साथ पी। ठीक है पापा, आज तो मजा आएगा। फिर वो तीनों महफिल जमाकर मस्त शराब पीने लगते हैं। फिर एक दिन उन तीनों का फिर से शराब पीकर पार्टी करने का प्लान होता है और उसी दिन नीलिमा भी बीमार होती है। तभी बलजीत उसे दवाई देकर सुला देता है और ऊपर टेरेस पर आ जाता है।
पापा जी, माँ जी सोई या नहीं? तुम्हारी माँ सो गई, इसका मतलब इट्स पार्टी टाइम। फिर तीनों ढेर सारी शराब पीते हैं और नशे में बोतल सर पर रखकर नाचने लगते हैं। ऐसी आए जंगी जमाल कुल्लू, जमाल 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 कुल्लू, जमाल 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 कुल्लू। तभी उनके शोर की आवाज सुनकर नीलिमा जाग जाती है और वो उन्हें नशे में नाचते हुए देखकर बहुत गुस्सा होती है और डंडे से मार मार कर उनकी अच्छी खासी धुलाई करती है। अच्छा हुआ जो हमने शराब पी रखी है, इसीलिए इस बुढ़िया के मारने से कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। हाँ पापा, एकदम सही कहा आपने। ऐसा लग रहा है कि कोई मालिश कर रहा है। इस समय तुम तीनों से बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम तीनों को तो मैं कल सुबह देखती हूँ। फिर अगली सुबह। बस बहुत हुआ तुम्हारा, अपने अपने बोरिया बिस्तर पैक करो और निकल जाओ इस घर से। ठंड में शराब पीने का बहुत चस्का है ना तुम तीनों को। अब जाओ, बाहर सड़क पर बैठकर ठंड में जम के शराब पीते बैठो। निकलो यहाँ से। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए हमें। हाँ नीलिमा, हमें माफ कर दो। तू तो चुप ही बैठ बहू। तूने तो मानो जैसे अपनी लाश शर्म बेचकर खा ली है। अरे एक बहू होकर तू अपने पति और ससुर के साथ शराब पीती है। अरे ये आदमी लोग तो कुत्ते ही होते हैं, लेकिन तू भी इनमें ही मिल गई। कल रात मेरी कितनी तबीयत खराब थी और तुम तीनों मजे से पार्टी शार्टी कर रहे थे। बस अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। निकलो यहाँ से तुम तीनों। नहीं माँ, माफ कर दो हमें। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो। हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ नीलिमा, एक आखिरी मौका दे दो, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता। तेल लेने गया तुम्हारा प्यार। अरे रोज रोज शराब कौन पीता है? कभी कभार तो फिर भी समझ आता है, लेकिन अब नहीं। माँ जी, हम तीनों आपसे वादा करते हैं, हम फिर से ये गलती नहीं दोहराएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो। हाँ नीलिमा, हम वापस ऐसा नहीं करेंगे। तीनों विनती करते हुए माफी मांगते हैं। तब जाकर नीलिमा उन्हें माफ करते हुए एक आखिरी मौका देती है, जिसके बाद वो तीनों शराब पीना छोड़ देते हैं।